नाज़रीन आदाब, लाइव फोन इन शो हेलो डीडी के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल और आज हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब ब्रिजभूषण नागर साहब को, जो कि हमारे यहाँ की यूटी के पासपोर्ट ऑफिसर हैं। तो आप जान गए होंगे कि हमारा ये जो प्रोग्राम है आज का, ये पासपोर्ट्स पे होने जा रहा है। तो अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है या पासपोर्ट के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी दिक्कत है कहीं पे, या किसी किस्म का कोई फीडबैक आप शेयर करना चाहते हो जहां तक पासपोर्ट्स का ताल्लुक़ है, तो आपको बस इतना करना है कि आप फ़ोन उठाइए और बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। नागर साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनके साथ अपना आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आप इनके साथ जो इनके महकमे के हवाले से आपके पास शिकायत हों या ग्रीवेंसेस हों वो भी शेयर कर सकते हैं, या अगर कहीं पे आपको किसी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए है, किसी किस्म की कोई जानकारी चाहिए है पासपोर्ट्स के हवाले से, तो वो भी नागर साहब यहाँ पे बैठे हैं। आप में उसकी आपको आपकी मावनत करेंगे। जी नागर साहब, अगर थोड़ा बहुत हम तमहीदन जान लें कि ये जो पासपोर्ट्स है, अब चूंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कुछ ही एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक इंसान की आइडेंटिटी के हवाले से हो या एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, उनमें पासपोर्ट भी एक है। तो हमारे यहाँ पे इस वक्त जो स्टेटस है वो क्या है? जी, पहले तो नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं ब्रिजभूषण नागर, रीजनल पासपोर्ट अफसर कश्मीर और लद्दाख। रऊफ साहब, आपने जैसे बताया कि आइडेंटिटी, जी आई डू एग्री, क्योंकि इंडिया में अगर आप कहीं पे भी मूव करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? आधार कार्ड होगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी का आई कार्ड होगा या स्कूल का होगा। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, जी, आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपकी पहली और लास्ट आइडेंटिटी होगी, दैट इज पासपोर्ट। और मेरी मानने में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हालांकि प्रेजेंटली इन इंडिया 1 करोड़ से ज़्यादा पासपोर्ट जो हैं वो ईयरली इशू हो रहे हैं प्रेजेंटली, जी। लेकिन अगर अभी भी दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में हम लोग कंपेयर करें, जी, तो बहुत कम हो रहा है, ऑन वेरी लेस। जी। तो मेरा ये है कि जिनके पास पासपोर्ट है वो तो अच्छा है, जिनके पास नहीं है तो उनको बनवाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जितनी स्मूथ फंक्शनिंग, जितने कम से कम रूल एप्लीकेबल हैं, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। तो मेरा तो नाज़रीन से यही है कि जिनके पास पासपोर्ट हैं या जिनके पास नहीं है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, जी जी, तो इस शो में उनका वेलकम है। जी जी। आपका ये जो कहना है कि पासपोर्ट्स का जो इशूंस है वो काफ़ी सलीस है, काफ़ी इजी है, कि बहुत कम रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आई डोंट नो कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो इसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, पर्टिकुलरली वो जिन्होंने महीनों पहले भी अप्लाई किया हुआ होगा लेकिन अभी भी किसी वजह मतलब उनको उनका पासपोर्ट नहीं मिला होगा। तो इस पे आपका रिएक्शन चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, गांदरबल से हमारे कॉलर हैं, अब्दुल रहमान सोफी इनका नाम है। जी जी सोफी साहब, वालेकुम सलाम। जी जी, जी जी जी। नागर साहब, इनका सवाल है कि ये जो सोफी साहब बात कर रहे हैं, गांदरबल से बात कर रहे हैं कि दिसंबर यानी अगले महीने इनका जो पासपोर्ट है वो उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो रही है, वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, तो इनको क्या करना चाहिए? देखिए, सिंपल है, इनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगले महीने क्या, मैं आपको ये बता दूं, तो अभी रूल ये कहता है कि आज जैसे 16 नवंबर है, जी, तो जिसका पासपोर्ट नेक्स्ट ईयर 16 नवंबर 22 को भी एक्सपायर हो रहा है, ही कैन अप्लाई इन रीइश्यू कैटेगरी, जी, ठीक है। उसमें इनको ऑनलाइन 1 साल 2 साल पहले भी, 1 साल पहले आप रीइश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जी। उसमें सिंपल इन्होंने हमारी साइट पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन रीइश्यू कैटेगरी में 1500 रुपीज़ पे करने हैं। ऑटोमेटिकली आज की डेट में कश्मीर में ये है कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट डे यू विल गेट द अपॉइंटमेंट।
तो नेक्स्ट डे चूंकि कोविड है, हम लोग स्लॉट वाइज अपॉइंटमेंट देते हैं, तो उनको टाइम जो मिलता है उसी टाइम पे आना है जी, पुराने पासपोर्ट के साथ जी, और जो अपना जो डॉक्यूमेंट है, एक डीओबी और एक एड्रेस प्रूफ उनके साथ में। जी, जी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आजकल एक अनेक्चर एच होता है जिसको हम प्रायर इंटीमेशन लेटर कहते हैं जी, उसको ये लेके आएंगे। जी, जी। तो ये जो रूल है नए एप्लीकेंट के लिए भी वही है, री इशू वाले के लिए भी है? नहीं डॉक्टर साहब, नया तो कभी भी कर सकते हैं। अब किसी का बच्चा 5 दिन का है, पीछे पंजाब में हुआ था कि वो रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि हमारा बेटा 1 दिन का है, तो सेकंड डे वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे एंड दे डिड इट। जी, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। अगर कोई चाहता है कि जो फ्रेश केस है, फ्रेश में तो कभी भी अप्लाई कर सकते जी। तो रीइशू में खाली अगर कंप्लीशन है, हाँ उसके अलावा भी अगर चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स में है, जी, जैसे आपने आज अप्लाई किया और ऊपर वाले के फजल से कल आपकी शादी हो जाती है, जी। तो आप चाहेंगे कि मेरी जो कुंडली है स्पाउस नेम वो भी इंडोर्स होना चाहिए, जी। तो वैलिडिटी चाहे आपकी 9 साल की हो, जी, यू कैन अप्लाई। जी। तो उसके लिए भी प्रोसीजर वही है, सेम उसमें आप ऑनलाइन जाकर ऑनलाइन री इशू कैटेगरी में ही ये री इशू कैटेगरी इन चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स। जी, जो पहले ये था वैलिडिटी का था, उसमें रीशू कैटेगरी आ गई, इसमें रीशू कैटेगरी विद चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स। उसमें आपने विद इन ब्रैकेट मेंशन करना है कि इस वजह से जी, कि मैं स्पाउस का नेम ऐड करना चाहता हूं या ये करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू दैट। आपकी ये जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये कितना यूजर फ्रेंडली है? बिकॉज मैं तो नहीं गया हूं अभी तक। आप जाके देखिए मैं तो ये कहूंगा आप जाके देखिए अगर आप 2014 से पहले या 2013 से पहले आप देखेंगे तो आपको इतनी बड़ी एक फाइल बनानी पड़ती थी जी। आपको स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, आपको राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए जी, किसी एमपी एमएलए की रिकमेंडेशन चाहिए जी, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि पुलिस अथॉरिटी में आपका कौन है, आपका कौन सा मंत्री नोन है, कैसे मेरा बनेगा जी। या उससे पहले अगर 90s में जाएंगे तो दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली एक डेस्क होता था कश्मीर के लिए जी। लेकिन अभी कुछ नहीं है, आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वी रिक्वायर ओनली 2 थिंग्स फॉर जनरल पब्लिक जी। एक आपको एड्रेस प्रूफ देना है, उसके लिए 16-17 कॉलम है, आप बैंक की पासबुक का दे दीजिए, आप राशन कार्ड दे दीजिए, आधार दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, बिजली का बिल दे दीजिए, पानी का बिल दे दीजिए, इवन टू मोबाइल का बिल दे दीजिए, विल इस बात वी आर एक्सेप्टिंग दैट जी। तो उसमें जैसे पुराना वाला था, अब सेकंड है डेट ऑफ बर्थ का जी। तो प्रेफरेबली वी आर एक्सेप्टिंग जो मैट्रिक का आपका डिप्लोमा है जी। और अगर आपके पास आप अंडर मैट्रिक हैं तो आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, आप एक आधार कार्ड अपना ले आए जी, हम उसी पे करते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछने वाला था, जैसे कुछ लोग हैं जो स्कूल नहीं गए हैं जी, बिल्कुल अनलेटर्ड है, तो उनके पास तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होती नहीं है। देखिए तो अब आधार की वजह से आधार होगा, इलेक्शन कार्ड होगा जी, कोई ना कोई तो आईडी प्रूफ होगा जी जी। तो वो जो पुराना सिस्टम था वो खत्म हो गया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डे बाय डे ऐसे इनोवेटिव स्टेप ले रही है कि जो पब्लिक गवर्नमेंट फ्रेंडली हो, जिसमें लोगों का अच्छा हो जी। तो इसलिए अभी कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं जी, जी। फारूक अहमद मल्ला बात कर रहे हैं छताबल से, इनका नाम मतलब छताबल से। जी जी फारूक साहब। हेलो जी जी। हेलो। हाँ जी बोलें बोलें। हेलो। हाँ जी बोलें फारूक साहब बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक साहब, आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम। जनाब आदाब आदाब। आदाब। मैं मुझे पासपोर्ट निकालना है नए सिरे। मैंने अभी तक पासपोर्ट नहीं निकाला है, मुझे निकालना है। आई एम लिटरेट जी। लिटरेट जी। which formalities I have to fulfill? जी, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, फॉर्मेलिटीज तो सबके लिए एक जैसी होती हैं, वो नागर साहब बताएंगे। मल्ला साहब आपने मैट्रिक पास की है? जी जी जी। मैंने ग्रेजुएशन की है। आपने ग्रेजुएशन जी, माशाल्लाह। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं? ग्रेजुएशन नहीं, आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट हैं? टीचर। आप टीचर हैं।
तो आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना, तो टीचर मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको उसमें एक चाहिए डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, वो होगा आपका जो मैट्रिक का डिप्लोमा है। अगर वो आपका कहीं जमा है तो जो आपकी सर्विस बुक है उसकी एक कॉपी ले लीजिए, और एक चाहिए उसमें एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा जो आपके इमीडिएट अफसर हैं, जैसे पहले होता था कि एनओसी लेनी पड़ती थी आपके जो सबसे हायर अप्स हैं, जी। अभी आपके जो प्रिंसिपल हैं वो एक एनेक्चर एच है, उसको साइन करके दे देंगे, जिसको कहते हैं हम प्रायर इंटीमेशन लेटर। उसी बेस पे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। जी बोला साहब, ये जो प्रायर इंटीमेशन लेटर की का आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि ये सारा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन है जी, तो ये कैसे होगा? जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसी साइट से आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर उसके उसका बाद परफॉर्मेंस जो है, जैसे ये टीचर हैं जिस स्कूल में पोस्टेड है जी, उनके जो हेडमास्टर हैं वही उसको स्टैंप लगा के दे देंगे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हमारे यहाँ ये टीचर है जी। पहले क्या होता था कि अगर कोई टीचर अप्लाई करते हैं तो जो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता था, डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जी, उस तक फैल जाती थी, जब तक वापस आती थी तब तक पासपोर्ट की जरूरत खत्म हो जाती थी। जी जी। तो अभी गवर्नमेंट ने इतना ईज कर दिया है कि आप खाली एक प्रायर इंटीमेशन है, आप गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दें कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जी, तो वही हमारे लिए काफी। अब जैसे कुछ लोग जो हैं जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुए या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? अब सब सेम प्रोसीजर है जी। आप अगर एजुकेशन में है, मैंने जैसे बोला आपका कि इमीडिएट बॉस जो है हेडमास्टर है, जैसे आप वो हैं पुलिस में हैं तो जो आपका इमीडिएट डीएसपी वो है, अगर आप किसी और गवर्नमेंट पीडीडी में है, पीएचई में है, तो व्हाट जो भी आपका सुपीरियर है जी, उसी से आप एक स्टैंप लगा के उसके सिग्नेचर ले लीजिए कि ये हमारा एम्प्लॉई है और हमारे अंडर काम करता है जी। दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम जी। अब्दुल रहमान पंडित साहब हैं, जबन से बात कर रहे हैं। जी पंडित साहब। हाँ हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आज गुजारिश जिस पर कि आज पासपोर्ट कोड़मुत गोड़े वन एक्सपायर या बहुत मतलब आज एक्सपायर जी, तो मे पान थोड़ा बहुत पोर्मुत 8th 9th तक जी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मगर घर वाले पोर्मुत कहीं जी, अच्छा तिथे पे इस ब्रोट पेवान एक्सरसाइज कर तमे आय तो वो सहूलियत ना आज सहूलियत बट नागर साहब क्या तुम बूझू नागर साहब दिन तुज कथ जवाब। इनका कहना ये है कि ये खुद जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, अब रिटायर हो चुके हैं गालिबन, और लेकिन अब खुद तो ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी नहीं है। अब इनका खुद का पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन इनकी वाइफ का जो पासपोर्ट है वो नहीं था जी। तो एक तो इनको खुद के रीइशू के लिए अप्लाई करना है और वाइफ एक फ्रेशर है, तो इनको क्या करना होगा? रहमान साहब, यहाँ तक आपकी बात है। अब आप अगर रिटायर हो गए तो आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए आप जो लेक्चर है उसको छोड़ दें। ठीक है, आपने सिंपल रीइशू कैटेगरी में आना है। सिंपल इशू कैटेगरी में पुराने पासपोर्ट को लाना है, वही ऑनलाइन 1500 रुपया देना है। आपको एक डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी, आधार, इलेक्शन कार्ड या कुछ भी। अभी आपको एनओसी आपको भी नहीं चाहिए। यहाँ तक आपकी मैडम का सवाल है, उनका कोई आधार या कोई भी आईडी प्रूफ जो बना होगा जिसमें उनका नाम और एड्रेस प्रूफ हो, वो लेके आ जाए, उसी पे प्रोसेस हो जाएगा जी। तो जो जहाँ तक फीस का ताल्लुक है, आज 1500 रुपीज़ फीस है और 10 साल के लिए पासपोर्ट इशू होता है जी। तो ये जो फीस है नए के लिए भी वही है, फ्रेशर के लिए भी वही है और री इशू वालों के लिए भी दोनों के लिए। तो कोई ऐसी कैटेगरी जिसके लिए ये ज्यादा हो? नहीं जी, एक तत्काल होता था, एक तत्काल सर्विस होती थी। नहीं, मैं उस पे ऊपर आऊंगा। हाँ, इसमें ज्यादा नहीं है, कम है। जैसे अभी मिस्टर अब्दुल रहमान की बात हो रही थी, तो इनकी फीस 1500 नहीं लगेगी, 1350 रुपए लगेगी जी। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई माइनर है जी तो उसकी फीस 1000 रुपए लगेगी जी। ठीक है, जो तत्काल वाली जो 18 साल से कम है जी, अभी एडल्ट नहीं है, तो उसकी फीस 1000 रुपए 1000 है। और जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए 1350। और मैक्सिमम जो मैंने बताया आपको वो 1500 रुपया है, चाहे फ्रेशर में है चाहे वो इशू है जी।
जी। तत्काल की जी, हम तत्काल की तरफ बाद में आएंगे। त्राल से एक और कॉल हम। जी जी, हेलो। हाँ जी, बोलें 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 जनाब। हाँ जी, बोलें जनाब, हम सुन रहे हैं आपकी बात। मोहम्मद यूसुफ वानी फ्रॉम त्राल। जी वानी साहब बोलें। जी, तत्काल का आपने क्या लिखा है, फीस लगा है तत्काल का? जी, मैं तत्काल की तरफ आ रहा था, चले आपने तत्काल की बात हमसे तत्काल करवा दी। जी, अगर तत्काल करना तो कितना पैसा लगेगा फीस का? देखिए वानी साहब, तत्काल JNK में नहीं है, ठीक है, नंबर 1। उसमें एक प्रोविजन रखा है, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी और चीफ पासपोर्ट अफसर हैं, हमारे अभी नए जैन सर हैं, जो ऑन डायरेक्शन ऑफ हमारे सेक्रेटरी संजय भट्टाचार्य सर हैं जी, आई एम परमिटेड कि अगर किसी की एक्यूट इमरजेंसी है, जी, मेडिकल ग्राउंड पे है या एजुकेशन पर्पज से है या किसी और पर्पज पे है, तो उसको 1 साल का पासपोर्ट दे सकते हैं विद एडिशनल फीस 2000 रुपीज। जी, जी, तो ये सिनेरियो है। तो इसलिए अगर आपको नहीं है तो आप तत्काल में मत जाएं। अभी तत्काल में 1 ही साल का पासपोर्ट मिलता है, बेटर है आप 10 साल के लिए अप्लाई करें। जी, बट जैसा कि आपने ये कहा कि अगर किसी को कोई किसी किस्म की कोई इमरजेंसी, मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसका कहीं पे किसी और मुल्क में किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, लेकिन पासपोर्ट उसका नहीं है, तो अगर नॉर्मल प्रोसीजर से जाए तो डिले भी हो सकता है। तो इस डिले की वजह से उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जाती क्यों जाने दें ऐसे ही? नहीं, रब्स तो में मेरी देखिए, उसमें एक मेरा मानना ये है कि जैसे मैंने पहले बोला कि जिनके पास नहीं है तो दे आर सपोज टू अप्लाई वेल इन एडवांस। जी जी, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी को ऐसे इमरजेंसी पोजीशन आती है तो मैंने आपको बोला है कि मैं उस ग्राउंड पे देता हूं 1 साल के लिए। जी, अभी अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने ही आपकी कहीं एडमिशन हो गई है और आपने जाना है, तो मैं आपको विद इन 3 डेज या विद इन 2 डेज आपको 1 साल का पासपोर्ट देता हूँ विद एडिशनल तत्काल फीस एंड ऑल। जी, तो आप उस पर ट्रेवल कर सकते हैं, वहां जाके उस कंट्री में दोबारा रीइशू के लिए अप्लाई करें, वहां से मेरे पास आ जाएगी वेरिफिकेशन। आप जिस कंसर्न कंट्री में जाएंगे तो वहां पे जो हमारी एम्बेसीज हैं, आप वहां जाके अप्लाई करिए रीइशू कैटेगरी में, वो हमारे पास भेजेंगे, तो वेरिफिकेशन करवा के आपको वहीं से 10 साल का पासपोर्ट इशू हो। जी, तो ये तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि जो लोग जैसे मान लीजिए कोई बंदा जो है हमारे यहाँ का पासपोर्ट लेकर के किसी और मुल्क में बैठा हुआ है और वहाँ पे अब उसका जो पासपोर्ट की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है, तो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। आजकल वहाँ से जिस कंट्री में भी अप्लाई करेगा, वहाँ से जो भी एम्बेसडर हैं हमारे जी, जो अफसर हमारे बैठते हैं, वहाँ से वो यहाँ वेरिफिकेशन भेज देंगे एडिशन DG CID को जी, और उसकी कॉपी हमें भेज देते हैं जी। अब उसमें कई बार क्या होता है कि यहाँ से अगर मेल नहीं भी जाती है तो हमारे पास कॉपी है, तो हम सिस्टम में स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको वहीं से काम हो जाता है जी। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं। तो ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो मान लीजिए JNK के सिटीजन या लद्दाख के सिटीजन हैं, लेकिन इंडिया में किसी और जगह पर वो बैठे हुए हैं या काम कर रहे हैं, तो वो भी वहां से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, उसमें क्या है, वो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं जी। मतलब कि बट फिर तो वो आकर के यहाँ पे साहब, मैं आपने अगर याद करें तो सेशन शुरू होने से पहले मैंने आपसे एक बातें बताई थी, कुछ बातें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ईज कर दी जी जी। अभी क्या होता था कि जैसे आप कश्मीर के रहने वाले हैं तो आपने अप्लाई करना है, तो पहले तो आप छुट्टी मैनेज करेंगे, कश्मीर आएंगे तब अप्लाई करेंगे जी जी। लास्ट ईयर MEA ने एक डिसीजन लिया था जिसके ऊपर ऑर्डर निकाला था कि एनीबॉडी कैन अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया जी। अगर आप वीकेंड पे गोवा गए हैं, अगर वीकेंड पे बेंगलोर गए हैं और अप्लाई करना चाहते हैं आप वहां भी अप्लाई कीजिए जी। ये है कि वहां से वेरिफिकेशन हमारे पास आ जाएगी, वो ऑनलाइन आनी है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये भी एक इनोवेटिव स्टेप था जी कि अगर आपकी नौकरी जम्मू में है, आप कश्मीर में रहने वाले हैं, तो जम्मू से कश्मीर आने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े जी जी। और जब हम ये लोग कहते हैं कि पासपोर्ट सर्विस जो है वो आपकी डोर स्टेप पे है, जो हमारा MEA का स्लोगन है, जो PSP डिवीजन का स्लोगन है कि पासपोर्ट सर्विसेज आर एट योर डोर स्टेप जी, तो उसके लिए ये सारी चीजें ईज की गई थी ताकि एप्लीकेंट को दिक्कत ना। जी,
आदिल एक कॉलर हैं हमारे साथ, हजरत बल से बात कर रहे हैं। जी आदिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा 2 सवाल है एक्चुअली सर से। जी। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी। तो मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा था मार्च 2020 में जी। तो मैंने उस दिन अप्लाई किया हुआ था, बट ड्यू टू कोविड वो लॉकडाउन वगैरह सब कुछ बंद हो गया। तो मुझे जो डॉक्यूमेंट्स लाने थे, एज अभी सर ने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ से, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और PIL। जी। तो अगर मैंने वो उस दिन अपने इंस्टीट्यूट से लाए हुए हैं, क्या मैं वो अभी भी वही यूज कर सकता हूँ कि मुझे वो नए फ्रेश डेट से लाने हैं? जी। जी। एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि चूंकि मेरा एग्जिस्टिंग पासपोर्ट था, उसकी एक्सपायरी हो गई थी मार्च में जी। तो अगर मुझे री इशू कराना है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द री इशू एंड फ्रेश पासपोर्ट? लाइक इसमें कुछ हमें एडवांटेज मिलता है कि ये स्पीड अप होता है, कुछ प्रोसेस इसमें स्किप हो जाते हैं जो फ्रेश पासपोर्ट में होते हैं। जी। जी। तब जाके हम इसको, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फ्रेश एंड री इशू एक्सेप्ट टर्मिनोलॉजी? जी। जी। इट फील्स कि ये दोनों सेम है, बट हमें ये बताया जा रहा है कि ये री इशू है, अदरवाइज प्रोसेस सेम है। कि अगर कुछ डिफरेंस है प्लीज वो बताइए। जी। रिगार्डिंग माय सर्टिफिकेट भी। थैंक यू सर। क्योंकि आपने हिंदी में बोला है तो मुझे समझ आ गई, मैं आपको सीधा ही जवाब देता हूँ। यहाँ तक आपने बोला कि कोविड से पहले आपने अप्लाई किया था, उसके बाद में आपकी NOC का, तो वो NOC तो नल एंड वाइट हो गई आपकी, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि जो आपने पूछा है फ्रेश और रीइशू में, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको वही 2 ID लानी पड़ेंगी, जैसे मैंने बोला कि एक एड्रेस प्रूफ और एक डेट ऑफ बर्थ वाला जो आपका मैट्रिक का डिप्लोमा है, उसके साथ में आपको पुराने पासपोर्ट को लाना पड़ेगा। और फीस स्ट्रक्चर वही है, ऑनलाइन 1500 रुपया इन रीइशू कैटेगरी। उसमें मैं एक चीज़ और रऊफ साहब जब इन्होंने पूछा ये तो मैं आपको बताता हूँ जी। और नाजरीन से भी ये कहूँगा कि इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ केसेस अभी आए थे पीछे, वो कहते हैं आके कि सर हमने सोचा पासपोर्ट ऑफिस को क्या पता है, इसने पहले अप्लाई किया नहीं किया। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पासपोर्ट है जी, उसको रीइशू में भरना है तो वो कहता है कि नहीं मैं इसको फ्रेश कैटेगरी में भर दिया तो इट्स लाइक लाइंग टू अ डिपार्टमेंट। उसमें वो इंडेक्स सीट हो जाएगा, इंडेक्स सीट हो जाएगा, फिर उसकी फाइल क्लोज हो जाएगी, उसका 1500 रुपया जाया हो जाएगा। इससे बेहतर है जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वट एवर में जी, आप उसको स्टेट में सामने रखें। जी, इनफैक्ट मैं पूछने वाला था आपसे कि देयर इज सम फाइन वगैरह भी इस पे लगता था। जी जी जी, जी। तो नाज़रीन, नागर साहब से इसकी थोड़ी और वजाहत चाहेंगे। वो ऐसा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास पासपोर्ट है, अब मैं उसकी एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मुझे री इशू कैटेगरी में ही इसको अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए दरख्वास्त देनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये तो ऑलरेडी पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, अब पासपोर्ट वालों को, पासपोर्ट ऑफिस को कैसे पता होगा क्या मेरे पास पहले कोई पासपोर्ट था या नहीं था, तो ये एक काफी दिक्कत भी कर सकता है। तो नागर साहब से इसकी बेहतर वजाहत कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली, और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक लेडी थी, मैरिड थी, उसका एक इशू भी था जी, वो जम्मू से थी, मैं नाम नहीं बोलूंगा चमल। अब उसका बच्चा भी है, शादीशुदा भी थी, डाइवोर्स भी हो गया, अब वो अप्लाई करिए फ्रेश में, सिंगल में जी, या उसका दूसरी अगर वो करती है, एक और था उसने बच्चे का अप्लाई किया, डाइवोर्स हो गया लेकिन पहले पासपोर्ट नहीं है जी। अब वो दोनों केस अलग अलग फॉर्मेशन पे मेरे पास आए जी। अब आप बताएं कि मेरे पास क्या हल है। मुझे वो दोनों फाइल क्लोज करनी पड़ी, उनकी वेरिफिकेशन जो ही थी वो जाया गई, जो उनका टाइम था वो जाया गया, उनका 1500 रुपया जो अलग जाया गया जी। उनको झूठ बोल के क्या हासिल हुआ? बट ये तो इंटेंशनल झूठ नहीं था ना, मे बी दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट।
देखिए ऐसा बट क्या आपके दफ्तर से कोई इंटीमेशन फिर उनको गई कि इसलिए आपकी फाइल जो है क्लोज हो चुकी है? उसमें हम एक लेटर इशू करते हैं इनवेरिएबली कि आपने इस तरीके से किया है, तो इसलिए आपका उसमें शो काज नोटिस इशू करते हैं कि आप विद इन 2 वीक इसका जवाब दीजिए जी कि हम आपकी फाइल क्यों ना बंद कर दें। जी जी। तो उसमें मेरा मानना ये है, जैसे मैंने अब सेकंड में बोला तो वो लेडी मुझे बोलने लगी, बोली सर मैंने सोचा शादी से पहले का पासपोर्ट है, पासपोर्ट ऑफिस को कैसे पता होगा मैंने अप्लाई किया कि नहीं किया। तो मैं नाज़रीन से ये कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम के कुछ प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं। तो इतना रिकॉर्ड आपके पास घर में नहीं होगा जो हमारे सिस्टम पे होगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी सच बोलें, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के आपको पासपोर्ट इशू हो सके। तो इसमें जो फाइन का जो एलिमेंट था वो अभी भी है? रब साहब, हमारा आपने फाइल बंद कर दी तो बात खत्म? देखिए, हमारा जो फाइन का सिस्टम था वो अंडर रिव्यू है लॉ मिनिस्ट्री में जी। उसमें टाइम लग सकता है, मे बी 2 घंटे लगे, 2 दिन लगे या 2 साल लगे, तो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। बट एज ऑन डेट एप्लीकेबल नहीं होता है। मैंने बोला ना, मैं उसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो मिनिस्ट्री के परव्यू में है। मेरे जो बॉसेज हैं, जैसे मेरे जॉइंट सेक्रेटरी मैंने बोला था आपको, उनके उसमें है जी। तो वो मेरी पैराफिरी नहीं है, तो मैं उसमें ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा जी। ठीक है सर जी। लेकिन ये है कि मैंने आपको बोला कि जरूरत क्या है झूठ बोलने की, या जरूरत क्या है फाइन भरने की, और कोई इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करने की या कंसील करने की कोई वजह नहीं बनती, कोई वजह नहीं है। जी जी। अली मोहम्मद एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, हैदरपोरा से बात कर रहे हैं। जी अली मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी एक ये गुजारिश है पासपोर्ट ऑफिसर साहब से जी कि जब हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है तो हम पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, जो भी है जी। तो ये पासपोर्ट ऑफिसर साहब हमारा वेरिफिकेशन रोल कंसर्न एसएसपी साहब को भेज रहे हैं फॉर वेरिफिकेशन जी। तो एसएसपी कंसर्न कलेक्ट करता है सीआईडी का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का रिपोर्ट और सबमिट करता है थ्रू पुलिस, जिस सीआईडी हेडक्वार्टर पासपोर्ट ऑफिसर को ये पासपोर्ट देता है। ठीक है सर जी बिल्कुल। मैंने 3 महीने पहले जी 5 महीने की बेबी के लिए पासपोर्ट अप्लाई किया है सर जी। उसके जो बाप है, उसकी जो माँ है, दोनों को पासपोर्ट पहले ही है, उसकी कॉपी हमने पासपोर्ट ऑफिसर साहब को प्रोवाइड की है जी। एंड व्हाट वाज द फन टू मेक अ वेरिफिकेशन ऑफ द बेबी ऑफ 5 मंथ्स। उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है कि इसने 3 महीने हमारे पासपोर्ट को अननेसेसरली डिले किया। जी जी। आपकी भी वेरिफिकेशन हुई है, मॉम के की भी वेरिफिकेशन हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिफिकेशन दे हैव बीन प्रोवाइडेड द पासपोर्ट व्हिच इज राइट नाउ रेलेवेंट। जी जी। तो ये 5 महीने की बेबी की वेरिफिकेशन में क्या मांग रहे थे पासपोर्ट ऑफिसर साहब? जी जी। ये मुझे पूछना है सर इनसे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा शिकवा है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, मैं आपको ब्रीफ भी करूंगा जी। यहां तक रूल कहता है, अभी हमारा पासपोर्ट मैनुअल जो है रिवाइज हो गया है कि 1 दिन का बच्चा भी है, 100 साल का बुजुर्ग भी है, और उसकी पहले वेरिफिकेशन होगी। ये खाली J&K में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये रूल लागू है, नंबर 1। अब जो आप वेरिफिकेशन पार्ट की बात कर रहे हैं कि उसको 5 महीने लगे या 2 महीने लगे, इनका ये है कि 5 महीने की बच्ची है जिसकी वेरिफिकेशन होना है। जी, मैंने मैंने यही बोला है कि वो अभी रूल जो हमारा पासपोर्ट मैनुअल कहता है कि 1 दिन का बच्चा भी है कि 100 साल का बुजुर्ग भी है, उसकी वेरिफिकेशन होगी जी जी। उसकी वेरिफिकेशन होगी, ये रूल है जी। और रूल को हम ये नहीं चैलेंज कर सकते क्योंकि काफी सीनियर फॉर्मेशन में बैठ के रूल फ्रेम किए जाते हैं, तो उसके पीछे उनकी क्या अप्रोच होगी उसके बारे में बोलना मेरा ठीक नहीं है जी जी। और जो वेरिफिकेशन है उसका मैंने बोला है कि अगर मेरे पार्ट में, अगर आपको लगता है कि पासपोर्ट ऑफिस के पार्ट में अगर टाइम लगा है, गलत है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेंट आता है तो 35 मिनट के अंदर में उसकी वेरिफिकेशन में ऑनलाइन पुलिस अथॉरिटी को इंश्योर करता हूं जी। और जब मेरे पास वेरिफिकेशन वापस चलान में आती है तो विद इन 2 डेज जी पासपोर्ट प्रिंट होकर डिस्पैच होता है। तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज एक वेरिफिकेशन के आने में? देखिए राव साहब, हालांकि डायरेक्टली पुलिस का सवाल वही आ जाती है जी।
आप ये क्वेश्चन अगर एडिशनल डीजी सीआईडी साहब से पूछे तो इट्स फार बेटर, या एसएसपी सीआईडी या एसएसपी पुलिस से पूछे, दैट्स फार बेटर। मैं अपनी चेयर को, अपने टेबल को क्लियर करने में विश्वास रखता हूं, बशर्ते कि दूसरे उसमें। जी, मैंने आपको बताया कि मेरे पास वेरिफिकेशन आएगी, अगर सेकंड से थर्ड डे होता है तो आई एम वेल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, चूंकि पुलिस भी जो है वो सिस्टम का एक हिस्सा है। जो ये वेरिफिकेशन का पासपोर्ट ऑफिस जो है सिस्टम का एक हिस्सा है, पुलिस सिस्टम की एक और आर्म है, एक और विंग है, एक और हिस्सा है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि जहां पे आप पुलिस वालों से ये कहते हो कि अगर आपके वहाँ पे डिले होता है तो खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि लोग फिर शिकायत हमसे लगा, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया होता है पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट पे। जी, इशूइंग अथॉरिटी आप हैं। अब वो एक उनका यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री रोल है कि वो वेरिफिकेशन करेंगे तब जाकर के आप आगे चल सकेंगे। नहीं, देखिए, मैं आपको अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में बताऊं तो पुलिस के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। जी, आप ये, क्योंकि ये कश्मीर है, आज उनकी वेरिफिकेशन आती है कि आप इसको फुल्ली रिकमेंडेड, कि इसके खिलाफ कुछ नहीं, आप इसको पासपोर्ट दे दीजिए। जी, हफ्ते के बाद उनकी चिट्ठी आती है कि ये बंदा जो है ये मिलिटेंट ट्रेनिंग के लिए चला गया है पाकिस्तान, तो इसके पासपोर्ट को सस्पेंड कर दीजिए। जी, अब देखिए राव साहब, आप अगर उनकी जगह बैठ के सोचेंगे, जी, अगर वो किसी गलत आदमी को पासपोर्ट इशू कर देते हैं तो नौकरी तो उसकी जाएगी, जी, मेरी नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने क्लियर रिकमेंडेशन पे पासपोर्ट इशू किया है, तो हमको उनकी लिमिटेशन को भी समझना चाहिए। जी, हाँ, उसमें मैंने पहले भी दूसरे उसमें प्रोग्राम में बोला था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लोग ऑनलाइन हो जाते हैं, जी, अगर वो ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर विद इन वीक और 2 वीक एप्लीकेंट को पासपोर्ट मिलेगा। और यहाँ तक खमियाजे वाली बात बता रहा हूँ, MBA 150 रुपये एक एप्लीकेंट के पुलिस अथॉरिटी को देती है वेरिफिकेशन करने के लिए। जी, अगर वो 3 दिन में वापस करते हैं तो। जी, और अगर नहीं आता तो खमियाजा तो उनके लिए है। आप ये मान के चलें कि अगर साल का 40,000 पासपोर्ट है, जी, तो 40,000 को आप मल्टीप्लाई बाई 150 करिए, तो खमियाजा उनके लिए, मेरे लिए नहीं है। जी, जी, यानी ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये पुलिस के लिए एक इंसेंटिव भी है, इसके साथ एक इंसेंटिव जुड़ा हुआ है कि अगर आप ये 1, 2 या 3 दिन में ये हमारी वेरिफिकेशन, मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट जो है वेरिफिकेशन 150 रुपये, उसमें मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट का, मैंने जैसे आपको मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आपको बताया कि गवर्नमेंट ईज करने के लिए, जी, इको फ्रेंडली जो हम कहते हैं उसके लिए, जी, उनको इस बात का है कि अगर ये आदमी मोटरसाइकिल लेके एक एप्लीकेंट के घर जा रहा है तो इसका 10-20 रुपए का तेल खर्च होगा, तो इसको 150 अगर मिलते हैं, जी, या 3 अफसर वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं तो उनको 50-50 रुपए मिलते हैं एक एप्लीकेंट के। जी, और अगर दिन में उन्होंने कर दिए 40-50 तो मल्टीप्लाई दैट। जी, जी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको ये रखा है। जी, जी। मुवाहद बशीर एक कहानियार से बात कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आज से 2 महीने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था, लेकिन अभी तक वो इशू ही नहीं हुआ। जी, ये ऐसी कंप्लेंट्स तो 20 यूं हैं जहां पे आपको ये कहेंगे कि मैंने 2 महीने पहले अप्लाई किया था अभी तक नहीं आया, 3 महीने पहले अप्लाई किया था अभी तक नहीं आया। तो ये जो डिले है, इसी वजह से मैं आपसे थोड़ी बहुत वजाहत चाहता था, क्योंकि ये जो डिलेज हैं, डिलेज कहाँ पे हो रहे हैं, वेरिफिकेशन की वजह से हो रहे हैं, किसी और वजह से हो रहे हैं, लेकिन लोगों का जो शिकवा है वो पासपोर्ट ऑफिस से हो रहता है, पासपोर्ट ऑफिसर से रहता है, पासपोर्ट अथॉरिटी से रहता है, क्योंकि आपके यहाँ जाकर के लोग अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए। देखिए रोज साहब, अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पासपोर्ट में नो रिवाइज हुआ। जी, जी। पहले क्या होता था कि कश्मीर में या JNK में और नागालैंड में, जी, ये 2 स्टेट ऐसी थी कि बिना वेरिफिकेशन के पासपोर्ट इशू नहीं होता था। जी, जी। लेकिन अभी पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने कर दिया है कि पहले वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद में पासपोर्ट इशू होगा। जी, हाँ, इस बात में हम लोग पीछे हैं कि जो बाकी स्टेट्स हैं, जैसे हैदराबाद है, तेलंगाना है या आंध्रा है, जी, उनके यहाँ वेरिफिकेशन 2 दिन में आ रही है, 3 दिन में आ रही है। जी, जी, और हमारे यहाँ 3 महीने में भी आ रही है, जी, या 3 महीने तक पता नहीं लगता है। जी।
तो मेरी सबमिशन यही है कि आप किसी शो में पुलिस अथॉरिटी और सीआईडी अथॉरिटी को साथ में बिठाएं जी, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में हम लोगों को जवाब दें जी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पार्ट पे अगर कोई गलती निकालता है, मैंने बोला कि आपको जब मेरे पास एप्लीकेंट अप्लाई करने आता है तो 35 मिनट में उसकी वेरिफिकेशन चली जाती है। जी, जी, माई जॉब इज ओवर जी। अब सेकंड पार्ट जो है वो सीआईडी और पुलिस का है जी, उन्होंने क्लब अप करके भेजना है जी, और मेरे पास जिस डेट को आती है मैक्सिमम 2 डेज बोल रहा हूँ जी, मैक्सिमम 2 डेज जी, हम उसमें उसको स्कैन भी करते हैं, एंट्री अप्रूव भी करते हैं, पासपोर्ट प्रिंट भी करते हैं और डिस्पैच भी करते हैं जी, तो आप मेरा सिस्टम चेक कर लीजिए। जी, तो मैं फिर बोलूंगा कि मेरे पार्ट पे कुछ है तो आप बताएं। जी, जी। MK भट्ट साहब है हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं, दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी भट्ट साहब। हाँ जी, जी, बोले भट्ट साहब। हाँ, आदाब आदाब। हाँ नमस्कार, मैं नागर साहब से बात करना चाहता हूँ। अच्छी पासपोर्ट साइज का ही प्रॉब्लम्स होते हैं बहुतों को। यस यस, मैं नागर साहब को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। नागर साहब, अगर किसी को फॉरेन जाना है ऑल ऑफ ए सडन उसको पासपोर्ट है, he has to go from one country to another, but ultimate इसका focal point जो है वो दूसरे कंट्री में, थर्ड कंट्री में। If he has to travel from Jammu to any foreign country, he may go to so many places, so many stations. Maybe I will take 3 stations. उसको वैंकूवर में स्टॉपेज है। स्टॉपेज में जब वैंकूवर में he is being there identified, everything is there, checked, well done. बट ऑल ऑफ ए सडन उसका पासपोर्ट जो है वो तो कहीं मिसप्लेस होता है, बट ही हैज टू रीच अदर कंट्री। द एयरपोर्ट वाले उसको बोलते हैं कि शो अस योर पासपोर्ट, बट ही हैज मिसप्लेस ऑल ऑफ ए सडन दैट पासपोर्ट। उसका नहीं है वो पासपोर्ट उस वक्त। वो एक जगह दिखाया, दूसरी जगह दिखाया, मगर जहां उसको जाना नेक्स्ट थर्ड कंट्री, देयर ही हैज मिसप्लेस ऑल ऑफ ए सडन। He is watching from the pocket or a bag. It is not located there. What shall he do at that time? But he has emergency to reach. वो एम्बेसी के पास, एम्बेसडर के पास नहीं जा सकता. He has to reach to the third country. And what that time, what they will not allow him. The second country will not allow him to go to there without passport. उस वक्त वो करेगा. कुछ भी हो सकता है. Anything is possible in this world. जी, जी भट्ट साहब, so many issues. Thank you. जी, जी, भट्ट साहब का क्वेश्चन जो है अगर स्पेसिफिकली बोले वो ये है कि अगर किसी का पासपोर्ट जो है वो मिस हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांजिट पीरियड और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रांजिट के दौरान, तो क्या कर सकता है ऐसे में बंदा? देखिए, मैंने आप भट्ट साहब की बात मैंने सुनी अच्छे से। भट्ट साहब, उसमें आपको ये बताऊं कि उसमें सिवाय कंसर्न्ड एम्बेसी के जाने के आपके पास कोई चारा नहीं है जी, क्योंकि कोई भी कंट्री विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, विदाउट पासपोर्ट आपको अलो नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको वहां से वापस आना है तो भी आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके आना चाहिए बाज़ाब्ता। अगर आप चाहें कि डिपोर्ट कर दो तो वो मत करें जी, क्योंकि जब कोई भी कंट्री, मैंने बोला ना, अगर हमारे इंडिया में भी कोई इस तरीके से आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी, जी। तो यही चीज़ दूसरे कंट्रीज पे लागू होती है। उसका वे आउट सिर्फ ये है कि आप कंसर्न्ड एम्बेसी में चले जाएं। हमारी एम्बेसीज एमईए की इस टाइम पे टॉप पे हैं, विद इन हार मदद करते हैं जी। और ये हुआ है राव साहब इस पैंडेमिक में। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूं कि मेरे पास एम्बेसडर्स की फ़ोन आए कि ये बच्चा है कोविड में फंस गया है, इसको वापस जाना है जी, कैसे करें। मैंने कहा इसकी पुरानी वेरिफिकेशन में इसके खिलाफ कुछ नहीं है, आप इसको सर्टिफिकेट इशू करें और आज ही भेजें, रेस्ट हम लोग देख लेंगे। मतलब आपस में हम लोगों की इक्वेशन इतनी है कि वो वहां से मेल करने के बजाय टेलीफोनिकली पूछ लेते हैं इसके खिलाफ कुछ है तो नहीं। और आपके पास सिस्टम ऐसा है कि एकदम से आपको पता चल जाता है कि जैसे ही हम नंबर डालेंगे हमारे पास में कंप्लीट डिटेल आ जाती है, तो टेलीफोनिकली उनको बोल दिया कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है, आप इन बच्चों को, क्योंकि उस टाइम पे वंदे भारत मिशन पे एमबीए बच्चों को बाहर से ला रही थी जी, और आप ये माने वो बच्चे को 30-35 मिनट ही हुए थे और इतने ही टाइम में उसको डॉक्यूमेंट इशू हो गए ताकि वो बोर्ड कर सके और इंडिया वापस आ सके। इसी के साथ एक रिलेटेड सा क्वेश्चन है कि मेरे पास पासपोर्ट है
कि कहीं पे खो गया है, मिसप्लेस हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इंडिया में कि इंडिया के इंडिया में ही इंडिया में अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो आपको एक FIR करवानी पड़ेगी ताकि वो पासपोर्ट मिसयूज ना हो जी। उसके बाद में आपने एक हमारी कैटेगरी है लॉस्ट कैटेगरी जी। लॉस्ट कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है, उसकी 35 रुपए फीस है जी। उसके पीछे वजह यह है कि जो आपका पुराना पासपोर्ट था जो गुम हो गया है जी, ताकि हम उसको सिस्टम में कैंसिल कर देंगे और जो हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर हब एरिया जो है, उसमें सिस्टम में चला जाएगा ताकि पूरे वर्ल्ड में उस पासपोर्ट का कोई मिसयूज ना कर पाए। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, क्योंकि मैं अब इस पॉइंट के ऊपर शायद आता कि हमारे एक एक्स मंत्री भी थे और पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो उनका पासपोर्ट गुम हो गया तो पहले तो उन्होंने अप्लाई कर दिया FIR करके, बाद में मुझे हफ्ते के बाद लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा पासपोर्ट मिल गया, अब मैं क्या करूं जी जी। मैंने कहा अब ये जो पासपोर्ट मिल गया है ये रद्दी का टुकड़ा है, आपके किसी काम का नहीं है जी, क्योंकि आपका पुराना पासपोर्ट सिस्टम में कैंसिल हो गया है जी, और जो आपकी नई वेरिफिकेशन आएगी उसके ऊपर में नया पासपोर्ट इशू जी। तो उसके लिए उसको लास्ट कैटेगरी में जाना है, लास्ट कैटेगरी में फीस पे करनी है और उसमें आना है विद FIR। इंटरेस्टिंगली लास्ट कैटेगरी में फीस भी आप ज्यादा लेते हैं जी। ये जुर्माना लगता है लोगों पे कि आपने अपना जो पासपोर्ट है संभाल के क्यों नहीं रखा? देखिए जुर्माने वाला मैंने आपको बोला ना कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें काम कर रही है कि जो मैं ये लाइटर वेन में पूछ रहा था। नहीं मैं वही बता रहा हूँ उसमें क्या है कि हमको बहुत सारा होमवर्क, इसमें इतना ज्यादा काम है कि इसीलिए फीस ज्यादा। देखिए अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में एक एप्लीकेंट को 5 मिनट लगाते हैं तो इसमें हमें काफी टाइम लगेगा जी, तो दैट्स अ एडिशनल फीस वी कैन से, दैट्स नॉट द पेनल्टी, दैट्स अ एडिशनल फीस जी। तो इसीलिए उसका फीस स्ट्रक्चर उसी हिसाब से जी। शुपियान से एक कॉलर है हमारे साथ, अजरा इनका नाम है जी। अजरा हेलो जी 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 बोले। हेलो हाँ जी अजरा बोले बोले। हाँ जी मैं शोपियान से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी क्वेरी है रिगार्डिंग पासपोर्ट कि मैंने अप्लाई किया था लगभग 6 मंथ्स पहले जी, एंड मेरा सेकेंड टाइम है ये पासपोर्ट जी। तो उस पे ये मसला किया नहीं कि मेरा सरनेम 10th सर्टिफिकेट पे नहीं था एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पासपोर्ट पे था एक्सेप्टेड। उसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, पहले न्यूज़पेपर कटिंग्स मंगवाई, अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले मजिस्ट्रेट एफिडेविट मंगवाई एंड अभी तक इन लोगों ने कोई प्रोसेस नहीं किया एंड आई नीड इट ऑन अर्जेंट बेसिस जी। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर द डिले? जी 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 आजरा, क्योंकि आपने हिंदी में बोला है तो मेरे समझ में आ गया जी। थैंक यू। देखिए आपको बताऊं, अभी मैंने ईज के ऊपर पहले बात करी थी कि MA कैसे ईज टू ईज कर रही है सिस्टम को जी। पहले क्या होता था कि अगर किसी ने अपना नेम चेंज करना है जी, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल गजट है उसमें चेंज करना पड़ता था, उसके बाद होता था जी। तो अभी मैंने जैसे आपको रिसेंटली बताया कि मिनिस्ट्री इसको स्टेप बाय स्टेप इजी कर रही है, तो अभी उसमें क्या है कि अगर किसी ने अपने पर्टिकुलर्स चेंज करने हैं जी, उसको 2 न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए, एक नेशनल एक लोकल, सेकंड एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट चाहिए कि मैं इसमें ये चेंज कर रहा हूँ। उसके अलावा उसको 2 फोटो ID उसकी सेम चाहिए। जैसे मेरा नाम ब्रिजभूषण नागर है, मैं उसको खाली ब्रिजभूषण करना चाहता हूँ या नागर ब्रिजभूषण करना चाहता हूँ, तो मेरे को ये जो फॉर्मेलिटी है कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा जी। अगर इन्होंने हाजरा, अगर आपने 2 फॉर्मेलिटी करी हैं, फोटो वाली जो मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर कटिंग वाली और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाली, ये आपने कब करी? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो चेंज किया है उसका आपके पास कोई फोटो ID प्रूफ 2 है, आप मेरे पास लेके कल मॉर्निंग में आ जाएं, मैं इंश्योर करूंगा कि 100% हुआ होगा, नहीं तो गलती आपकी होगी। क्योंकि मैं, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं सीधा कहता हूं, कोई हाइड एंड सीक वाला नहीं है, लेकिन चूंकि क्या होता है कि एप्लीकेंट ये चीजें पहले बताता नहीं है, जब वो लेके आता है, हालांकि हम उस टाइम पे वेरिफिकेशन भी इनिशिएट कर देते हैं, लेकिन वो एडिशनल रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट की है उसके लिए उसकी फाइल जो है वो हेल्ड अप हो जाती है जी। जी जी नागर साहब, पहले एक कॉलर से हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक रिलेटेड सा क्वेश्चन है मेरा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद सुल्तान शेख इनका नाम है जी।
हेलो जी जी, मोहम्मद सुल्तान साहब बोले। जी सर, मेरा एक सवाल था सर। जी जी बोले। जी, एक लेमैन, एक वर्कर के लिए सर कैसे ये मुमकिन हो सकता है सर? वो कब कैसे करेगा सर? क्या क्या वर्कर क्या नहीं कर सकता? सर वो ऑनलाइन कैसे करेगा सर? उसके लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या होनी चाहिए सर? जी जी, इनका ये है कि मान लीजिए कोई बंदा है, मजदूरी का काम करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे? देखिए, मैंने आपको बताया तो पढ़े लिखे नहीं है, ऑफलाइन वाला सिस्टम ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन ले कारगिल में हमारे पास फिर भी डीपी फाइल्स आती हैं, क्योंकि ले के कारगिल के जो एसएसपी हैं, जैसे एफआरओ हम कहते हैं इन लैंग्वेज में, तो वो लोग वहाँ पे ड्राफ्ट के साथ में भी अप्लाई करते हैं और वो क्लब अप करके टिल डेट हमें आज भी भेज रहे हैं। तो इसलिए ये वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अभी कोविड के चक्कर में हम लोग लद्दाख नहीं जा पाए। अभी मेरी आज भी मिनिस्ट्री से बात हो रही थी, क्योंकि एक उनकी आइस हॉकी टीम होती है जिसने पिछले साल इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो उन बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने जब मिनिस्ट्री से बात करी, तो हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जैन सर, तो उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि आप जितना बेटर हो सकता है उतना करो। मैं इसमें राव साहब एक बात बिल्कुल पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं कि जो आज की डेट का सिनेरियो है, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी 1.5 साल नौकरी रहती है और मैंने शायद 5-6 डिपार्टमेंट में अलग अलग डेपुटेशन पर उसमें काम किया होगा। जितना ईज आज की डेट में है इतना मैंने कभी कहीं नहीं देखा। क्योंकि जो बॉसेस हैं वो स्टेट में कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब मुझे यहाँ भेजा गया था तो ये कहा गया कि आप स्टेट के हैं, डू बेटर फॉर योर स्टेट वट एवर यू कैन। ऐसे वर्ड नहीं बोले जाते थे, ऐसे वर्ड नहीं बोले जाते थे, और उसके लिए ईज भी काफ़ी कुछ हुआ है। अगर आप ऑन ग्राउंड देखें, जो पिछले सिनेरियो थे और जो आज का सिनेरियो, उसमें बहुत फ़र्क है। और फिर भी एक चीज़, अगर क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है, तो मैं एक बात पक्का कहूँगा कि अगर कुछ हो तो आप, मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर आए या मेरे को मेल करें या कैसे भी करें, अगर ग्रीवेंस हैं जिनकी आज की डेट में रह जाती हैं। जी नागर साहब, नॉर्मली क्या है कि इस वक्त जैसे किसी की कोई ग्रीवेंस अगर हुई तो वो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्होंने हमारे साथ बात कर ली, डायरेक्टली आप तक अपनी शिकायत पहुंचा दी, तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है इसका? देखिए, मेरा जो मोबाइल नंबर है 9419000928 है। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक किसी का भी फ़ोन आए मैं उठाता हूं और जवाब देता हूं। नंबर 1। जो पढ़े लोग हैं वो मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे को ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट @RPO श्रीनगर है, उस पर कर दें। अगर कोई इनमें से कुछ भी नहीं कर पाता है तो मैंने अपने ऑफिस के बाहर एक लेटर बॉक्स रखा हुआ है जो खाली मैं ही खोलता हूं, जिसमें बाकी किसी की एक्सेस नहीं है। उसमें आप सीलबंद लिफाफा डाल के, अगर शिकायत है मेरे ऑफिस की भी है या मेरे खिलाफ भी है, आप उसमें डाल दें, मैं इंश्योर करूंगा कि वो दूर। लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि जैसे वो कहते हैं ना कि फिगर्स नेवर लाई, तो अगर कुछ डाटा हमारे नाजरीन के साथ शेयर हो कि कितने पासपोर्ट्स साल भर में इशू होते हैं, जहां तक हमारे यहाँ का ताल्लुक। राव साहब देखिए, विद प्राइड एंड ऑनर 2018 में हमने 84,107 पासपोर्ट इशू किए थे कश्मीर में। ठीक है जी। आप खाली वैली की बात कर रहे हैं? जी, खाली कश्मीर। मतलब वैली में कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि ये दोनों मेरे पास हैं। जम्मू सेपरेट है। जो कश्मीर की फिगर मैं आपको वो बता रहा हूँ 18 की। 19 में हमने किए थे 70,613, जबकि उस टाइम पे आर्टिकल 370 का भी था, 35A का भी था, एजिटेशन सी सब कुछ भी था। और 2020 अभी नवंबर चल रहा है, 16 नवंबर है आज, और आप ये देखेंगे कि पिछले 8 महीने से सब कुछ बंद था।
सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, आदमी की मूवमेंट नहीं है, कहीं आ जा नहीं पा रहा। लेकिन इसको भी हमने कैश किया है। कैन से हमारे डायरेक्टर पीएसपी हैं मिस्टर कर्नल AK सिंह जी, उनका ये वर्षन था कि आरपीओज ये एक बेस्ट टाइम है आपके लिए, आपके पास जो पेंडेंसी है उसको क्लियर करो। जी जी, जो आपके पास पेंडिंग फाइल है, क्योंकि एप्लीकेंट आपके पास आएगा नहीं जी, ऑफिस आपने अंदर खाने में खोल के रखा है, जो भी अफसर आपके पास बैठे हैं आप ये करोगे, इनको क्लियर करो जी। और टिल डेट 39,996 पासपोर्ट मैंने इशू किए हैं जी। तो इस वक्त हमारे यहाँ पे पेंडेंसी कितनी है? पेंडेंसी के ऊपर आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे 2008 की पेंडेंसी मिली थी, जो लोगों ने 2008 में अप्लाई किया था जी। आज की डेट में 2018 का कोई पासपोर्ट नहीं है। 2019 के मेरे पास राउंड अबाउट 143-150 एप्लीकेंट्स हैं जी। रेस्ट 1000 के करीब पुलिस के पास हैं जी। मैंने पुलिस अथॉरिटी को 6 रिमाइंडर भेज दिए हैं। पब्लिक को नोटिस भेज चुका हूं कि विद इन वीक और विद इन 2 वीक आपकी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आ जाएं जी। अदरवाइज वी विल क्लोज अ फाइल इन सिस्टम। तो आपका 1500 रुपया जाया हो जाएगा। अभी क्या होता है उसमें मैं बताऊं कि हम लोग थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं। मैं बताऊं, जैसे अभी आपने देखा कि छोपैया से थे, त्राल से थे, फार फ्लंग एरिया से लोग आते हैं। अब आने के टाइम पे एप्लीकेंट बोलता है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट, अब उसको बोलते हैं तेरी शादी हुई है, बोला हाँ हुई है। अच्छा वाइफ का कोई डॉक्यूमेंट है जी? सर वो तो मैं लाया नहीं जी। अब उसके 2 तरीके हैं कि या तो हम उसको वहीं से वापस भेज दें, पहले जाओ घर से जाके अपनी बीवी का कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ ताकि हम उसको भी उसमें चढ़ा सकें जी। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने बोला लिबरल थोड़ा सा, एप्लीकेंट बोलता है सर मैं आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, मैं घर जाऊंगा, मुझे वैसे काम है, मैं उसका डॉक्यूमेंट लेके आ जाऊंगा जी। नहीं आता है जी। अब उसका कितना वेट करेंगे? तो उन लोगों को इस तरीके से, जैसे किसी का मेट्रिकुलेशन का है जी, एप्लीकेंट आता है बोलता है मैं अंडर मैट्रिक नहीं हूँ, आप इसमें ECR में मुझे मत दीजिए जी जी। मैं मैट्रिक का डिप्लोमा आपको परसों सुबह सर आपकी टेबल पे होगा, आप मेरी खाली फाइल प्रोसेस करें। अब हमने तो कर दी गुड फेथ में जी, एंड स्टिल वी आर वेटिंग। तो मैं आपके चैनल से आम आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि नोटिस इशू हो चुके हैं। किसी की भी फाइल 2019 की है और उसको पासपोर्ट नहीं मिला है तो वो बराए मेहरबानी विद इन वीक मेरे ऑफिस में कंसल्ट करें, अदरवाइज उनकी फाइल बंद हो जाएगी और उनके 1500 रुपया जाया हो जाएगा जी। इलाहीबाग से एक मीर मुश्ताक इनका नाम है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मीर मुश्ताक अहमद इलाहीबाग से जी। जी बोले जी। सर से पहले सर को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। शुक्रिया जी। तो सर से मेरा ये सवाल है कि मेरी बच्ची का पासपोर्ट जो है 2017 में बना था जी। तो वो उस टाइम 9 साल की थी जी। तो सर से ये जानना चाहते हैं कि वो 5 साल के लिए दिया गया है, क्या 5 साल के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने पड़ेंगे और फी वगैरह जो है वो सारा उसी हिसाब से देना पड़ेगा जो पहले दिया था हमने? और अगर किसी वजह से कोई पासपोर्ट डैमेज हो जाता है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी है? जी देखिए मीर साहब, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। यहाँ तक आपकी बच्ची का आपने पूछा है तो उसकी फीस लगेगी 1000 रुपया, क्योंकि जब तक कोई भी माइनर मेजर में नहीं जाता है तो उसको 5 साल का ही पासपोर्ट इशू होता है। नंबर 2, क्योंकि उसकी अभी मैट्रिकुलेशन नहीं हुई है तो इसलिए उसको किसी डॉक्यूमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अंडर मैट्रिक बच्चे हैं उनका पासपोर्ट इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड में होता है, जिसको हम कहते हैं ECR। और जब मैट्रिक का डिप्लोमा हो जाता है तो हम उसमें पासपोर्ट इशू करते हैं इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज ECNR। तो इसलिए अभी उसको फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल आपने पूछा डैमेज कैटेगरी, तो डैमेज कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी ये दोनों की एडिशनल फीस है, जो मैंने आपको बोला है कि उसको ऑनलाइन 3500 रुपये उस हिसाब से देना पड़ेगा और उसमें आना पड़ेगा। रब साहब, आपके माध्यम से मैं एक आम आवाम को एक बात और कहना चाहता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और लोगों को बताइएगा। पीछे मेरे पास में 2-3-4 केसेस आए हैं
मैंने ट्रैवल एजेंट यहाँ पे बंद करने की कोशिश करी थी, तो किसी ने आके बोला मुझे, वो डैमेज केस लेके आ गया कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे का ये है जी, जबकि वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहता था जी। मैंने जब उसको बुला के बोला कि मुझे आपके अगेंस्ट में एक FIR करनी पड़ेगी, एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाएगा क्योंकि आपने एक गवर्नमेंट ऑफिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी है, तो उसने बोला कि सर मैं एजेंट के पास गया था, उसने बोला तू मुझे इतने पैसे दे दे, ऐसे हो जाएगा। तो मैं दोबारा आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी झूठ मत लिखें, आप जो भी है सच बोलें। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैंने नंबर बताया, आप मेरे को कॉल करें, मैं आपको ब्रीफ करूंगा, नहीं तो मेरे पास आए, मैं आपको बिठा के समझाऊंगा। जी जी जी। एहसान गुलजार एक और कॉलर है हमारे साथ, ये भी शुपियां से ही बात कर रहे हैं। जी जी गुलजार साहब। हेलो जी जी सर, मेरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया था पासपोर्ट ऑफिस जी, तो मुझे इशू था, जो मेरी 10th सर्टिफिकेट थी उस पे एहसान गुलजार बांडे लिखा हुआ था जी, या कि पासपोर्ट पे एहसान गुलजार था। अब रिन्यूअल के लिए उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया, और वहां पर मेरे से अच्छे से बात भी नहीं हुई किसी से। दे टोल्ड मी कि आप हर जगह चेंज करिए अपना नाम। फिर मैं अपने स्कूल पे गया, वहां पर उन्होंने कहा कि ये चेंज नहीं हो सकता है CBSE में, तो वहां पर किसी से सही से बात भी नहीं हुई। दे टोल्ड मी कि आप हर जगह नाम चेंज कीजिए। तो मुझे बता दीजिए सोल्यूशन की अब क्या करना है इसके लिए मुझे। ऐसा जी 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 नागर साहब, इनका सवाल आपने सुन लिया जी, तो एक और कॉलर से हम पहले बात कर लेते हैं, तो फिर दोनों का एक साथ में जवाब हो जाएगा। जी हेलो, उवैस इनका नाम है। जी जी बोले। एजाज इनका नाम है और एक कुवैत से बात कर रहे हैं। जी जी हेलो जी बोले बोले बोले। जी सर, मैं एजाज बोल रहा हूँ कुवैत से। एक्चुअली मैंने अपनी बेटी का पासपोर्ट रिन्यू के लिए डाला था, अभी 3 महीने हो गए, अभी तक नहीं है। यहाँ तो एम्बेसडर साहब ने कहा था कि एक महीने पहले 2 महीने पहले रेजिडेंस लगाने से पहले अगर एक्सपायर होता है तो वो एक्सपायर हो रहा था। तो अभी इसका करीबन 3 महीने हो गए। वहाँ श्रीनगर सोपोर से वेरिफिकेशन भी मैंने DC उधर से SP ऑफिस से चेक करवाया, उन्होंने भेजा है, लेकिन यहाँ तक वो रिसीव्ड एट एम्बेसी बता रहा है ऑनलाइन में। मुझे तो अभी क्या उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे वहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है? और यहाँ सब लोगों के पासपोर्ट स्पेशली हमारे पता नहीं क्यों ये वेरिफिकेशन अपना लंबा क्यों ले रहे हैं। जी ये एजाज साहब कुवैत से आप जो कह रहे हैं, देखिए एजाज साहब, मैं आपको इसमें एक फेवर कर सकता हूँ। मैंने प्रोग्राम के शुरू में बोला था कि अगर आपकी वेरिफिकेशन सिस्टम में आ रही है कि पुलिस ने भेजी है कंसर्न एम्बेसी को और नहीं मिली है, आप मुझे बच्ची का जो पुराना पासपोर्ट नंबर है, मेरे जो ऑफिशियल नंबर 9419000928 है, उस पर व्हाट्सएप करें। मैं कल सिस्टम में चेक करके अपने ऑफिस से आपको भिजवा दूंगा। जी जी बहुत अच्छे। नंबर 2, जो अभी पहले आपने जो कॉलर थे वो बोल रहे थे कि नाम चेंज वाली, मिस्टर बांडे शायद। जी जी जी। तो बांडे जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। जो उन्होंने बोला है, आपने बोला मेरे से किसी ने अच्छे से बात नहीं की, तो आप कल मेरे ऑफिस में आए। मैं रव साहब आपको एक चीज़ बिल्कुल ओपन डोमेन में बताना चाहता हूं कि मैंने CCTV विद ऑडियो रखे हैं और जिसमें 1 महीने का बैकअप रखा है। जी, लोग खाली CCTV फुटेज रखते हैं, मैंने ऑडियो रखा है और 1 महीने का बैकअप है। वो इसलिए है कि अगर कोई किसी से गलत बोलता है तो वी कैन फिक्स हिम लाइक दैट। जी। नंबर 2, जैसे मैंने बोला है कि आपको ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको न्यूज़पेपर की 2 कटिंग, सेकंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट प्लस 2 फोटो ID, उसके बाद वो चेंज हो पाएगा। अगर पुराने में चाहिए तो उसी टाइम पे ले। जी 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 जी। नागर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, और नाज़रीन, इस प्रोग्राम को लाइवली बनाने के लिए अपने फ़ोन कॉल्स के थ्रू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़। नमस्कार।